Hello student, today we are going to start with part B of economics, that is Indian economic development. We have already studied the first part A of macroeconomics. Today we are going to start with part B. Before starting chapter, let's discuss brief what we are going to study. Okay, पार्ट ए जो है आपका इस मैक्रो इकोनॉमिक्स. पार्ट ए में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जिसमें आपका यूनिट 1 to 5 रहेगा, कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे विद पार्ट बी. सब्जेक्ट का जो आपका बुक है वो उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आपको यहाँ तक आपका 5 यूनिट कंप्लीट होता है पार्ट ए में. उसको हम कंटिन्यू करेंगे. यूनिट 6, 7, 8 आपका पार्ट बी में रहेगा, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स. ठीक है, पार्ट बी के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. पार्ट बी जो है आपका सबसे पहला यूनिट 6 है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिटवीन 1947 to 90s एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. ये हम पढ़ेंगे. जो यूनिट 6 है कंसिस्ट ऑफ 6 चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 to 6. यूनिट 6 जो है उसका मार्क्स वेटेज है 12 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिट 7, करंट चेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. इसमें आपका चैप्टर नंबर 7 to चैप्टर नंबर 12 है, विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 22 मार्क्स, विच इज़ वेरी हाई, है ना. हमारा जो यूनिट 7 है उस पर आपके 7 to 12 चैप्टर्स आपको कवर करना है, और उसका जो टोटल मार्क्स डिवीजन है इज़ 22 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट है आपका यूनिट 8. यूनिट 8 है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ए कंपैरिजन विथ नेबर कंट्रीज. इस पर आपका चैप्टर नंबर 13 है और 6 मार्क्स का आपका इसमें मार्क्स वेटेज है. इन शॉर्ट आपको 3 यूनिट कवर करना है. जो चैप्टर 1 to चैप्टर 13 है, 1 का 12 मार्क्स, जो सेकेंड यूनिट है आपका इस 22 मार्क्स एंड द थर्ड यूनिट इज़ ऑफ 6 मार्क्स. टोटल करते हैं तो हमारा होता है 40 मार्क्स. ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि कौन से चैप्टर कौन सी यूनिट में आएंगे, तो ये उनके लिए है. आप थोड़ा इस पर देखिएगा, समझिए, फिर हम अभी कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से. ओके, Okay, let's start with first chapter of Indian economic development. Chapter number 1, India economy on the eve of independence. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. जो इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी को जो डिस्ट्रॉय किया गया था अंडर कॉलोनियल पीरियड, वो सारे एक्सप्लॉयटेशन हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के समय में कॉलोनियल किस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन हमारे इंडिया में किए थे उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन है वो 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किया गया था. द फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन इज colonial exploitation of agriculture sector. As we all know that approx more than 70% of population of India is directly dependent on agriculture. जो सबसे पहला exploitation किया गया था वो था agriculture sector का. नेक्स्ट जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया था इज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉयट किया गया था. थर्ड एक्सप्लॉयटेशन जो कॉलोनियल पीरियड में किया गया था इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. थर्ड एक्सप्लॉयटेशन इज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो बेसिकली जो हमने एक्सप्लॉयटेशन पढ़ना है वो 3 पार्ट्स में रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और लास्ट रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में. जो फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे हमको पता है कि मोर देन 70% ऑफ होल पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. सबसे पहले इसलिए एग्रीकल्चर पे इफेक्ट डाला गया. जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ज़मींदारी सिस्टम अप्लाइड किया गया. ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसपे लैंडलेस लेबर लोग को एक्सप्लॉइट करते थे. ठीक है, वो कैसे होता था? एक 3 टायर सिस्टम बनाया गया जिसमें ज़मींदार थे, गवर्नमेंट एंड टीलर्स. इन तीनों के बीच में एक कॉन्टेक्ट रहता था. ज़मींदार एक्ट दोनों के बीच में एज एन एजेंट काम करता था. ठीक है, ज़मींदार कौन है? ओनर ऑफ लैंड. ऐसे पर्सन जिनका ओन रहता है प्रॉपर्टी में, ओनर ऑफ लैंड इज नोन एज ज़मींदार. ओके,
गवर्नमेंट था। टिलर, टिलर आर द पर्सन हु वर्क ऑन द सॉइल, ठीक है, ऐसे पर्सन जो सॉइल में काम करते थे, जिनके थ्रू एक्चुअल वर्क किया जाता था, दे आर नोन एज टिलर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता था, जमींदार को एक मीन्स ऐसे ड्यूटी में बांध देता था कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट अपने लैंड के बदले हमें दीजिए, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट है। ज़मींदार ओके ठीक है, हम आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट देंगे। तो ज़मींदार क्या करता था, एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट को देता था, ठीक है। ज़मींदार काम किसके थ्रू करवाता था, टिलर के, दे आर द एक्चुअल वर्कर ऑफ द लेबर फील्ड, राइट। तो टिलर क्या करते थे, काम करते थे फील्ड में, और जितना भी एक्सट्रैक्ट करते थे फील्ड से उसे ज़मींदार ले लिया करते थे, ठीक है। और वो मनचाहा उस पर लाइक टैक्स लगा देते थे, कुछ भी उठ पटांग टाइप का वैल्यू लगा दिया करते थे ज़मींदार, और ऐसे करके टिलर से जो भी प्रॉफिट वो अर्न करते थे लैंड के थ्रू उसे ले लिया करते थे, कौन, ज़मींदार, ठीक है। और गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड रेंट बस दिया जाता था, बाकी जितने भी पैसे उनके पास बचते थे ज़मींदार यूज फॉर देयर लग्जरीज, ठीक है, अपनी एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए ज़मींदार उस अमाउंट को यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये जो 3 टायर ऑफ सिस्टम है इज ओनली नोन एज ज़मींदारी सिस्टम। इसके अंदर टिलर लैंडलेस लेबर बनते गए, धीरे धीरे उनके काम करवा के उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद दे बिकम अ लैंडलेस लेबर। उनके पास लैंड भी नहीं रहता था कि उन पे वो खुद का प्रोडक्शन करे और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए, बिल्कुल नहीं। उनके पास इवन ऐसा सिचुएशन था टिलर के पास कि उनको 2 टाइम का खाना भी मिलना इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन, जो फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ एग्रीकल्चर, इज डन बाय जमींदार टू टिलर, जो कि लैंडलेस लेबर, ओके। जो नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो सेकेंड एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश के थ्रू किया गया इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन था आफ्टर एग्रीकल्चर इज टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिया का वो वेल नोन था, इज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्रीज या हैंडीक्राफ्ट ऐसे हैंडमेड बनाया जाता था, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट वेल नोन था इंटरनेशनली, बहुत ज़्यादा जाना जाता था। तो सेकेंड एक्सप्लॉयटेशन किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का थ्रू हैंडीक्राफ्ट। इस पे देखते हैं हैंडीक्राफ्ट को पूरा मीन्स एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिशर ने क्या किया, सबसे पहला चीज़ जो इन्होंने किया, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हैंडीक्राफ्ट। एक्सपोर्ट मीन्स हम अपना गुड्स जो है एक्सपोर्ट अपने कंट्री के बाहर सेल करेंगे, उस पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया, वो ड्यूटीज़ लगाया गया, ताकि अगर हम अपना हैंडीक्राफ्ट इंटरनेशनली भी सेल करते हैं तो वो ना कर पाए करके, ठीक है। नेक्स्ट है जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट जो भी गुड्स है वो हमने हैंड से बनाया है, उतना फिनिश्ड नहीं रहता, ठीक है। वेरस जो ब्रिटिशर्स गुड थे वो क्या थे, फैक्ट्री मेड थे। फैक्ट्री मेड गुड्स कंपैरिजन टू हैंडीक्राफ्ट चीप भी पड़ता था और एक स्मूथ टेक्सचर देता था। इसके कारण क्या हुआ, एक तो सबसे पहले हम अपना गुड्स बाहर बेच नहीं सकते, ऊपर से जो ड्यूटी फ्री गुड्स आ रहा है, जो चीप क्वालिटी का गुड्स आ रहा है, उसे हम खरीदना स्टार्ट किए। इसके कारण डिमांड भी शिफ्ट हो रहा था। तो ऐसे करके कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया गया थ्रू हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जो थे ब्रिटिशर्स के वो फैक्ट्री मेड थे, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का। जो नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन है इस थर्ड है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दिया गया, नेक्स्ट जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी ख़त्म हो गया था, हमारे हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है जो इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें भी ऐसे ऐसे टर्म्स लगाए गए कि हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर ही ना पाए, ठीक है। तो देखते हैं उस पर क्या किया गया, टैक्सेशन पॉलिसी के द्वारा किया गया। फर्स्ट जो इस पे टैक्सेशन था इस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसके अंडर क्या होता था कि जो टैरिफ पॉलिसी था ऑफ जो होम मेड गुड्स है और जो फॉरेन मेड गुड्स है, उसके बीच में जो टैरिफ पॉलिसी था वो बहुत ज़्यादा भेदभाव के साथ किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है जो ये रॉ मटेरियल मीन्स जो कच्चा माल था
ऑफ इंडिया, ठीक है। कच्चा माल को क्या किया जाता था यहाँ पर, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, मीन्स जो हमारा रॉ मटेरियल था उसे हम विदेशों में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स उस पर कोई टैरिफ टैक्स नहीं लगाते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल। बेसिकली जब कॉलोनियल पीरियड में था तो हम एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटिशर्स, ठीक है, रॉ मटेरियल ब्रिटिश को ड्यूटी फ्री पहुंचा दिया जाता था। वेयर एज जो वहाँ से जो हमारा रॉ मटेरियल यूज्ड करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाता था। दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल है यहाँ से वो ड्यूटी फ्री ले जा रहे हैं, बट जब हम उसे फिनिश गुड्स बना के भेज रहे हैं तो वो भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाता था। इसके कारण ये गुड्स बहुत सस्ते पड़ते थे, और वेयरएस ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने के कारण हमारा जो रॉ मटेरियल जो हमारे कंट्री में था वो बाहर चले जाता था, राइट। तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों का डिमांड है वो शिफ्ट होते गया, हैंडीक्राफ्ट को छोड़कर सब क्या करने लगे, फिनिश गुड्स और ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करने लगे, जो कि फैक्ट्री मेड था, उन्हें चीप पड़ता था, ईजिली अवेलेबल होता था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती थी, करके ये सारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया इकोनॉमी में, ताकि हम एक फ्री इकोनॉमी सस्टेन ना कर पाए करके। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स इकोनॉमी का क्या कंडीशन था इंडिपेंडेंस के समय, उसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट फीचर इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी। डील करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो फीचर इंडियन इकोनॉमी में दिखा इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, ऐसा इकोनॉमी जहाँ पर जो ग्रोथ रेट है ऑफ इनकम इज वेरी स्लो, और कई बार क्या होता है इनकम का जो ग्रोथ रेट था इस ज़ीरो भी हो जा रहा था, मीन्स कि 0.1 0.6% ऐसे ग्रोथ रेट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा जा रहा था, ठीक है। तो स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम का जो ग्रोथ रेट था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ वेरी स्लो। इसके कारण क्या हो रहा था, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत कम था, पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फेस करना पड़ रहा था कंट्री के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्योंकि यहाँ पर स्लो ग्रोथ रेट है, उसके कारण लो पर कैपिटा इनकम मीन्स जो हर पर पर्सन का जो इनकम है वो कम होते जा रहा था धीरे धीरे, इसके कारण इकोनॉमी बैकवर्डनेस में जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। हमने अभी देखा कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में थ्रू जमींदारी सिस्टम एग्रीकल्चर को पूरा एक्सप्लॉइट किया गया था, उसके कारण एग्रीकल्चर जो मोर देन 70% ऑफ पीपल वेयर इन्वॉल्व इन इट, इन लोगों का जो बैकवर्डनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स अगर हम पर हेक्टर ऑफ लैंड में जो प्रोडक्टिविटी होती थी पहले उससे कंपेयर करते थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, ठीक है। तो इसके कारण एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें भी बैकवर्डनेस आ रहे थे, ठीक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों आया, क्योंकि हमने जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा ख़राब कर दिया, जो कि बहुत अच्छा से इस्टेब्लिश था, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स जब आए उससे पहले जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज़ वेल नोन फॉर, इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, तो वो चीज़ को बिल्कुल ढक कर दिया गया था। अब हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं था, हैवी इंडस्ट्री नहीं था, कोई भी पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे हमारे इंडस्ट्रीज़ पे, करके इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो बहुत ख़राब कंडीशन में थे, क्योंकि गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही थी टूवर्ड्स क्या बिल्डिंग्स वगैरह, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस है, पावर प्लांट्स, इस टाइप की चीज़ों में ध्यान दे रहे थे। इसके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल कॉलेजेस वगैरह हॉस्पिटल्स है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था, नेगलेक्ट किया जा रहा था,
करके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बहुत पुअर कंडीशन में जाते जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हमारा हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल ठप कर दिया गया था। टैक्सेशन पॉलिसी ऐसे लगाए गए थे कि हम कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से पहले भी हमें सोचना पड़ रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, डिपेंड हो जा रहे थे टूवर्ड्स फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटेन, है ना। हम क्या कर रहे थे, ब्रिटेन से इंपोर्ट करने लग गए थे। उसकी आदत हो गई थी, हमें उस पर डिपेंड होने लग गए थे कि हम डायरेक्टली चीप प्रोडक्ट खरीदें और इंपोर्ट करें, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट मोस्टली फ्रॉम ब्रिटेन फिनिश गुड्स। हम रॉ मटेरियल भेज दे रहे थे और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स, हमें सस्ता पड़ रहा था। करके क्या किया हमने, धीरे धीरे हमको मालूम ही नहीं चला और हम डिपेंड हो गए ऑन इम्पोर्ट। नेक्स्ट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स क्या हुआ, जो लोग सिटीज़ में रहते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 16% अप्रॉक्स लोग ही अर्बन एरियाज़ में रहते थे। अप्रॉक्स 86% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन रूरल एरिया, वो गांव में रहना ही पसंद करते थे। इसके कारण क्या हुआ, उन्हें फार्मिंग तो बिल्कुल ठप हो गई, एग्रीकल्चर हमारा ठप हो चुका था। तो उनको अपना मीन्स डेली का जो निकल पाता था उनका स्टैंडर्ड लिविंग चाहिए था, वो सब मेंटेन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो शिफ्ट नहीं होना चाहते थे अर्बन एरिया में। उनको आदत थी कि वो रूरल एरिया में रहे, तो यहाँ पर लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, शिफ्टिंग नहीं था, उनके पास कोई भी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, करके ये प्रॉब्लम आया, ठीक है। नेक्स्ट है रैम्पेड पॉवर्टी। इसके अंदर क्या होता है, पॉवर्टी के सिचुएशन, ये सारे फॉलोइंग सिचुएशंस को देख के हमें मालूम चल रहा है कि इसके कारण क्या होगा, गरीबी आएगी, है ना। हमारे पास एग्रीकल्चर ठप है, इंडस्ट्रीज भी बिल्कुल नहीं है, हम धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, पॉवर्टी आने लग गया, ठीक है। पॉवर्टी का ऐसा सिचुएशन जहाँ पर लोगों को 2 समय का खाना भी नहीं मिल पाता था, दैट इज लैक ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ मील, लैक ऑफ शेल्टर एज वेल एज क्लोथिंग। जो हमारा बेसिक नीड्स था उस समय का, रोटी कपड़ा मकान वाला, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा था, दैट मीन्स रैम्पेड पॉवर्टी आ गई थी। तो ये सारे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय। ये सारे जो सिचुएशन है फेस किया जा रहा था, ये सब लीड किया टूवर्ड्स, इस पे हम फिर धीरे धीरे एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, गो थ्रू दिस।